हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। उसमें हमने स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस को स्टडी किया था। तो कितने वाइब्रेशंस होंगे, उसके कितने नंबर होंगे, ये हम आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन के थ्रू। कैलकुलेशन करेंगे हम मॉलिक्यूल्स के अंदर कि कितने वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर ये कोई एटम है और मुझे इसकी पोजीशन बतानी हो 3D में, तो मेरे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और एक ये z कोऑर्डिनेट। मेरे पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके थ्रू मैं 3D में किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन बता सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन कोऑर्डिनेट्स, इनको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा ये आपने। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके थ्रू हम स्पेस में 3D में कहेंगे, हम 3D में किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस एटम की बात करूं तो इसके लिए कितने हैं? तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसके लिए? 3 हुआ ना, x y और z, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3। तो ये तो कोई एटम की बात कर रहे हैं, h ले लिया हमने मान लीजिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि CO, जिसमें दो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल बन गया, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो अगर इसके लिए C के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो O के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगा। तो 3 2 6, इसका मतलब CO के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, दैट इज 3n। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम 3n से निकाल सकते हैं, जहां पर n है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। जैसे कि हमने कहा CO2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना होगा? इसमें कितने एटम्स हैं? 2 C और एक C, 2 O और एक C, 3 एटम्स हुए, तो 3 इंटू 3, तो CO2 के लिए कितना हुआ? 9। तो इस तरह से हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं 3 को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम से। ये तो हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम या मूवमेंट्स आते हैं? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एटम तीन तरह के मूवमेंट्स शो कर सकता है 3D में। ठीक है, पहला ट्रांसलेशनल, अभी बताऊंगी क्या क्या है ये, एक बार मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर। ट्रांसलेशनल मोड या मूवमेंट कह लीजिए। नंबर 2 रोटेशनल मोड। नंबर 3 वाइब्रेशनल मोड। ये तीन तरह के मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो या तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को कह रही हूं मैं, या तो आप इसको कह लीजिए ट्रांसलेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या मैं यहाँ पर मोड या मूवमेंट वर्ड यूज कर रही हूँ, एक ही बात है। तो ये तीन तरह के हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीन तरह के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। तो हम इसमें पहले की बात करें ट्रांसलेशनल की। ट्रांसलेशनल मोड ये क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके थ्रू हम 3D में किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर कोई एटम है, ये कोई मॉलिक्यूल रख दिया मैंने यहाँ पर, इसकी पोजीशन बतानी है मुझे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर भी मूव हो सकता है, ये इधर भी मूव हो सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है कोई, ये इधर भी चला जाएगा, ये अपनी जगह से इधर भी चला जाएगा। ये तो हो गया इसका शिफ्टिंग होना, इधर से उधर शिफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोड। ठीक है, दूसरा रोटेशनल। अच्छा, ट्रांसलेशनल में आप एक बात समझ लीजिए, ये जो है मूवमेंट इसका इधर भी हो सकता है इस एक्सिस पर, इसका वाई एक्सिस के थ्रू भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल समझ में आया है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, तो इसका मूवमेंट इधर भी हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसके कितने मूवमेंट हो गए इस मॉलिक्यूल के? 3 ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो गए। ठीक है, अब आते हैं
रोटेशनल मीन्स ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से घूम गया, या ये इस तरह से रोटेट हो गया, या ये इस तरह से रोटेट हो गया, या ये ऐसे रोटेट हो गया, तो इसको हम कहेंगे रोटेशनल मूवमेंट या रोटेशनल मोड। ठीक है, अब रोटेशन कैसे होगा इसका, देखिए रोटेशन कैसे होगा, ये जिस एक्सिस पर है यहां पर भी रोटेट कर सकता है इस तरह से, ये अगर यहाँ पर है तो इस वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, और ये जेड एक्सिस के साथ भी की तरफ भी रोटेट कर सकता है, किसी भी एक्सिस पर ये रोटेट कर सकता है। तो इसके रोटेशनल मोड, अगर ये मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है ये, तो इसके रोटेशनल मोड 3 होंगे, एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई के थ्रू और जेड के थ्रू, 3 रोटेशनल मोड। ठीक है, ट्रांसलेशनल सबके लिए 3 होंगे, रोटेशनल मोड नॉन लीनियर के लिए तो 3 होंगे, लेकिन अगर हम ले लें यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल, देखिए इस तरह से, ये ले लेते हैं अपना, ये अभी बाद में करेंगे, ये ले लिया हमने लीनियर CO2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया ये CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है, तो स्टूडेंट्स ये रखा हुआ है इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ये इस तरह से रखा है, जैसे ये एक्सिस है इसके ऊपर ये रख दिया। ठीक है, तो इस एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है और ये जो कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की जो एक्सिस है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, तो इसे कह देंगे हम एक्सिस ऑफ लीनियरिटी। तो जब बीच में कोई गैप ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर रोटेट नहीं कर पाएगा, ये इसकी एक्सिस पर रखा हुआ है, यहाँ पर इसका मूवमेंट नहीं होगा जिस एक्सिस पर रखा है। अगर ये यहाँ पर रखा है तो इसका मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ये सिर्फ वाई और जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, पर यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से रखा गया है, तो ये फिर इस पर रोटेट नहीं कर पाएगा, ये फिर एक्स और जेड के अलोंग रोटेट करेगा। ठीक है, और मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो ये यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा, ये वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, मतलब ये जिस एक्सिस पर रखा होगा वहां पर रोटेशन इसका नहीं होगा। इस तरह से आपको याद रहेगा, यहाँ पर इसका रोटेशन नहीं होगा, बाकी जो दोनों एक्सिस है उन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ लीनियरिटी है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एक्सिस है हमारी, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्ड एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पर रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए रोटेशनल मोड कितने हो जाएंगे, 2। अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए तो 3 होंगे। अगर हमारा मॉलिक्यूल इस तरह का है जैसे H2O, अगर नॉन लीनियर है, इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल है, तो रोटेशनल मोड 3 ही होंगे, लेकिन अगर लीनियर है तो रोटेशनल मोड 2 होंगे। लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3, ऐसे याद कर सकते हो। याद ना रहे तो नॉन लीनियर थोड़ा बड़ा वर्ड है, जिसके लिए बड़ा नंबर आ गया 3, और लीनियर छोटा वर्ड है, तो लीनियर के लिए रोटेशनल मोड 2। ठीक है, जस्ट टू रिमेंबर। ओके, ये रोटेशनल मोड हो गए। तीसरा आता है वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशंस तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, अपने प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ मैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस, ठीक है, उनके टाइप्स वो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये वो वाले जो सारे वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर आते हैं, है ना, कि मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस भी होते हैं। जब हम आयन रेडिएशन जो है पूरी वाइब्रेशंस पर ही बेस्ड है, तो वो हम पढ़ चुके हैं, तो वो वाइब्रेशनल मोड है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की हम पोजीशन 3D में जिन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताते हैं उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के मूवमेंट्स हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल 3 तरह के, लीनियर हो मॉलिक्यूल या नॉन लीनियर हो। ट्रांसलेशनल मूवमेंट मतलब जो शिफ्टिंग है वो तो 3 ही होगा, उसका नंबर तो 3 तरह के होंगे। ठीक है, रोटेशनल नॉन लीनियर के लिए 3 और लीनियर के लिए 2 होंगे। क्लियर ये बात। अब हमें निकालने हैं ये वाइब्रेशनल मोड। ये तो हमें पता है कि वाइब्रेशन कितनी तरह के होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमें निकालना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो नंबर कैसे निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है, ये हमने देख लिया है। ठीक है,
ट्रांसलेशनल मूवमेंट 3 तरह के होते हैं, रोटेशनल कितने होते हैं ये भी हमें पता है। हमें कैलकुलेशन करनी है वाइब्रेशन मूवमेंट्स की। तो देखिए वाइब्रेशनल मूवमेंट ये हो गया हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, ये क्लियर है इक्वेशन जो मैंने लिखी है। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है 3n इज इक्वल टू टोटल ये जो है ट्रांसलेशनल मोड 3, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल की, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n इज इक्वल टू 3 प्लस रोटेशनल कितने थे लीनियर के लिए, लीनियर छोटा वर्ड है, रोटेशनल 2 प्लस वाइब्रेशनल मोड जो हमें निकालने हैं। तो वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 3n माइनस 5। इस तरह से हमारे वाइब्रेशनल मोड निकाल आएंगे। ठीक है, 3n माइनस 5 हम कर देंगे तो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें पता चल जाएंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी तरह के वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो ये फॉर्मूला हमारा निकला 3n माइनस 5। तो स्ट्रेचिंग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस 1 और बेंडिंग के लिए ये n माइनस 1 हो गया तो कितना बचा है यहाँ पर 2n माइनस 4, 2n माइनस 4। क्लियर है इतना? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया। हमें निकालना है, हमारा जो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकालने, हमें वाइब्रेशन निकालने हैं। ये तो हमने देख लिया, ट्रांसलेशनल 3 ही होता है, रोटेशनल लीनियर के लिए 2 होता है, नॉन लीनियर के लिए 3 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले समझ लीजिए, फिर ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो वाइब्रेशंस निकलेंगे 3n माइनस 5 से, जहां पर वाइब्रेशन हमें पता है 2 तरह के होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार पढ़ लीजिए, उसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मैंने बताया था 2 तरह के। ठीक है, स्ट्रेच अब ये टोटल वाइब्रेशन है ये 3n माइनस 5, हमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों देखने हैं। तो n माइनस 5 तो स्ट्रेचिंग के लिए तो n माइनस 1 हो गया, कितना बचा 2n माइनस 4 ही तो बचा है यहाँ पर, इससे हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन निकल आएंगे। आई थिंक क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, अब है हमारा दूसरा, ये तो हो गया हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर ट्रांसलेशन ये तो हो गया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, ट्रांसलेशनल मोड 3 प्लस नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल 3 होगा और प्लस वाइब्रेशनल मूवमेंट्स। तो वाइब्रेशनल मूवमेंट नॉन लीनियर के लिए 3n माइनस 6, उसमें 3n माइनस 5 निकला था, इसमें 3n माइनस 6 हो गया। इसमें स्ट्रेचिंग के लिए क्या हो गया n माइनस 1 से स्ट्रेचिंग पता चल जाएगी हमें। n तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर, अभी समझ आ जाएगा ये हम कैलकुलेशन करेंगे। और बेंडिंग के लिए, बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए कितना बचा 2n माइनस, उसमें 2n माइनस 4 था, यहाँ पर 2n माइनस 5 क्योंकि यहाँ पर 6 है माइनस 5। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एटम के लिए अगर हम देखें, कोई एटम है, मान लीजिए ये तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कोई एटम रखा है, ठीक, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम? अगर बात एटम की हो रही है तो वही कोऑर्डिनेट्स तो हमारे वही हैं, x y z। ठीक है, ये x, ये y, ये z। एटम जो है इसमें ट्रांसलेशनल मोड तो इसमें भी 3 ही होंगे। ट्रांसलेशनल मोड एटम हो या लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर हो, सब में ट्रांसलेशनल मोड मतलब जो एटम या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा वो तीनों में 3 आएगा, 3 है ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ठीक है, रोटेशनल स्टूडेंट्स जो एटम है दैट इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास है, इसके लिए आर नहीं है कोई। अब जब आर नहीं है तो इसका मतलब है रोटेशन उसमें नहीं होगा, पॉइंट मास है, पॉइंट
मास। पॉइंट मास होने की वजह से इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, इसलिए 3n इज इक्वल टू 3 प्लस रोटेशनल 0 प्लस वाइब्रेशनल मोड। ऐसी तो लिखेंगे, रोटेशनल कुछ नहीं है, वाइब्रेशनल मोड हमें निकालने हैं, तो वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ये हो गया हमारा एटम के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। मॉलिक्यूल दो तरह के करे हमने, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, और ये हो गया हमारा एटम के लिए। बाई चांस कभी एटम के लिए पूछ ले आपसे कि भाई बताओ इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है या इसके लिए वाइब्रेशनल मोड क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3n हो गई, वाइब्रेशनल मोड हम कैसे निकालेंगे, 3n माइनस 3 कर देंगे। क्लियर है। अब हम करते हैं ये, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि इसमें आप टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताइए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैसे होंगे, तो वहां पर ये फॉर्मूले लगेंगे। एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर एटम के लिए 3n माइनस 3 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, 3n माइनस नॉन लीनियर के लिए कितना था, -6। ठीक, लीनियर के लिए अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशन एक रोटेशनल कम हो गया ना वहां पर, तो इसके लिए हो गया 3n माइनस 5। ठीक, स्ट्रेचिंग के लिए n माइनस 1 और बेंडिंग के लिए 2n माइनस 5। क्लियर है। इसमें यहाँ पर स्ट्रेचिंग के लिए n माइनस 1 और बेंडिंग के लिए 2n माइनस 4। क्लियर है। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। चलिए अब देखते हैं अपने इसमें मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम पहले लेते हैं अपना वाटर मॉलिक्यूल OH। ये स्ट्रक्चर होती है वाटर मॉलिक्यूल की। आप बताइए लीनियर है या नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है, लीनियर तो नहीं है। लीनियर मीन्स ये 180 डिग्री पर जो मॉलिक्यूल होगा दैट इज लीनियर, ये तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉन लीनियर के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा 3n माइनस 6। एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? एक O है, 2 H है, 3 एटम्स हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 6 कितना हो गया? 9 माइनस 6 3। तो इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इसमें जो है 3 तरह के वाइब्रेशन होंगे इस H2O मॉलिक्यूल में। ठीक है, 3 तरह के वाइब्रेशन होंगे। अब हमें निकालने हैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो 3 हो गए, लेकिन हमें देखने हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने हैं और बेंडिंग कितने हैं। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा नॉन लीनियर के लिए n माइनस 1 और 2n माइनस 5। तो लगा देते हैं इसमें। n कितना है यहाँ पर? 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने होंगे? 2। बेंडिंग वाइब्रेशन कितने होंगे? 2n माइनस 5 से 2, n कितना है? 3 माइनस 5 1। आ गया होगा समझिए। H2O में हमने देखा ये फॉर्मूला मैंने इसलिए अलग से लिख दिए, ये वाला फॉर्मूला लगा हमारा 3n माइनस 6 से। तो हमने टोटल देख लिए वाइब्रेशन कितने होंगे, 3 वाइब्रेशन टोटल। अब वाइब्रेशन जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग हमने निकाल लिया इसे n माइनस 1 से। 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे और एक बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। जब भी IR रेडिएशन डाला जाएगा इसके ऊपर तो इसमें इस तरह के वाइब्रेशन ये शो करेगा, स्ट्रेचिंग 2 और बेंडिंग 1। ठीक, दूसरा देखते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब लेते हैं हम ये CO2, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। CO2 की स्ट्रक्चर यही होती है, सबको पता है। लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल, ये तो समझ आ गया होगा, लीनियर है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3n माइनस 5। ठीक, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 3n माइनस 5।
पहले तो टोटल वाइब्रेशन निकाल लेते हैं। कितने एटम्स हैं इसमें? 3। कितने हुए? 4। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं इसमें 4 वाइब्रेशन है। अब इसके लिए क्या है फॉर्मूला स्ट्रेचिंग और बेंडिंग निकालने के लिए? n-1 से निकाल लीजिए। एटम कितने हैं? 3 -1 तो 2 हो गए स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग के लिए 2n-4 तो 2 इंटू n कितना है? 3 -4 6 -4 इज इक्वल टू 2। तो इसमें टोटल 4 वाइब्रेशन होंगे जिनमें से 2 स्ट्रेचिंग होंगे और 2 बेंडिंग होंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में आया कैलकुलेट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें ये फॉर्मूले वहां पर अप्लाई करने होंगे। अब मान लीजिए हमको ये मैंने एटम का भी लिखा है। अब मैंने कोई एटम लिया, मान लीजिए एफ एटम ले लेते हैं। एटम का भी निकाल के देख लेते हैं। ये कोई एफ एटम है, ठीक। अब मुझे निकालना है इसके लिए वाइब्रेशंस कितने होंगे इस एटम में। एटम लिया हमने, उसके ऊपर आईआर रेडिएशन फॉल किया। अब देखना है हमें वाइब्रेशन कितने हुए, तो देखते हैं 3n-3 फॉर्मूला लगेगा। n कितना है इसमें? 1, एक ही तो एटम है। 1 -3 तो 3 -3 इज इक्वल टू 0। तो जहां पर 0 आ रहा है इट मीन्स वहां पर वाइब्रेशन शो नहीं करेगा, वो एटम वाइब्रेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट अपने मॉलिक्यूल पर आते हैं। अब लेते हैं बेंजीन, ले लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स ये है स्ट्रक्चर, एक बेंजीन है ये, ठीक है। इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बता देती हूँ, स्पेशल नोट में याद रखिएगा। बेंजीन में होता तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही है, स्ट्रेचिंग। बट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का बहुत ही स्पेशल सा नाम है जो स्पेशल कंपाउंड्स में ही होता है। मतलब ये होता है सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में। अभी तक जो हमने वाइब्रेशंस पढ़े थे, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बेंडिंग पढ़े थे हमने, ठीक है। इसमें जो स्ट्रेचिंग होगा ये अलग तरह का वाइब्रेशन है, ये एक स्पेशल केस है साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें है ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का ही टाइप। देखिए कैसे, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर सी है, यहाँ भी सी है, सी, ठीक है। इस तरह से है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें किस तरह का होता है? स्ट्रेचिंग हमने पढ़ा था ना कि एक बार तो स्ट्रेच हो जाएगा, इधर का बॉन्ड भी स्ट्रेच हो गया, ये भी स्ट्रेचिंग हो गई इसमें। और दूसरी बार दूसरी तरह का था कि इसमें कंप्रेस होगा, इस साइड से कंप्रेस हो गया। इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग जो हमने पढ़ी थी, इसमें एक बार तो ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर छोटी हो जाएगी। और दूसरी बार क्या होगा, इसमें इस तरह की हो जाएगी। शायद टेढ़ा बन रहा है थोड़ा सा, दोबारा बना देती हूँ। यहां बना देते हैं सी, तो बेंजीन में ब्रीदिंग वाइब्रेशन होता है। इसका मतलब है कि जैसे हमारे लंग्स में होता है ना, जब हम ब्रीथ करते हैं कि एक बार लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और दूसरी बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें सिकुड़ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में लगातार ये प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। तो वही यहाँ पर हो रहा है। जब भी इसमें जो वाइब्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक बार तो मॉलिक्यूल जो है ये बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा अंदर की तरफ। सब जो इसमें बॉन्ड्स हैं इनमें सब में कंप्रेशन हो गया, दब गए, अंदर की तरफ चले गए, सिकुड़ गए। और एक बार क्या होगा, फैल जाएंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए इस टाइप के वाइब्रेशन को हम कहते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशन। ये होगा सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में ही, सिर्फ साइक्लिक में ही होगी ये प्रोसेस, ठीक है। तो बेंजीन में आपसे कोई पूछे कि इसको कैलकुलेशन करके बताओ वाइब्रेशन की, तो है ये स्ट्रेचिंग ही तो है कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है और ऐसे हो रहा है। इसमें जैसे स्ट्रेचिंग पढ़ी थी और हमने पढ़ा था स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो है ये वही, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ये हो गया हमारा ब्रीदिंग वाइब्रेशन। अब इसमें कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखिए कैसा मॉलिक्यूल है ये। इसमें इसके नाम पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, किस तरह का मॉलिक्यूल है ये है हमारा नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर। तो इसमें
इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 3n-6, 3n-6। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 6 तो कार्बन है और 6 ही इसमें हाइड्रोजन, तो हो गए कितने, 12। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 - 6, तो हो गए 36 - 6 इज इक्वल टू 30। 30 वाइब्रेशंस इसमें होंगे। ठीक, अब इसमें हमें ये नहीं देखना कि जैसे सब में हमने देखा था ये n-1 करके स्ट्रेचिंग और ये 2n-5 ये इसमें करके बेंडिंग देखा था, इसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे, इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। अभी हमने देखा ना किस तरह से उसमें हो रहा है, उसमें जो है वाइब्रेशन, ठीक है, ब्रीदिंग की तरह से, उसमें बेंडिंग नहीं हो रही। बेंडिंग तो ऐसे हो जाएगा मॉलिक्यूल, बेंडिंग वाइब्रेशन इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। तो बस इसमें कोई पूछे आपसे बेंजीन में कितना है, इसमें किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में, तो बेंजीन का हम निकाले तो इसमें 30 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। क्लियर है ये? तो बस इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वाला। तो पूछे आपसे कि किस तरह का वाइब्रेशन है, तो इसे ब्रीदिंग वाइब्रेशन कहेंगे। ब्रीदिंग वाइब्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसी की टाइप है। होगा स्पेशल कंपाउंड्स में, साइक्लिक कंपाउंड्स में ही होगा। ठीक है, ये बेंजीन आया इसलिए मैंने बीच में बता दिया एक स्पेशल नोट की तरह। एक और ले लेते हैं इसमें से, एसिटिलीन ले लेते हैं, H ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीनियर है, स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे स्ट्रक्चर आपको पता ना हो तो हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तो मैंने बना रखे हैं, अगर नहीं पता हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली, तभी आप कैलकुलेशन हो पाएगी वाइब्रेशंस की। लीनियर के लिए फॉर्मूला 3n-5। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है, 4 एटम्स, 4 - 5 कितने होंगे इसमें, 7 वाइब्रेशंस होंगे एसिटिलीन में। अब अगर हम देखें कितने स्ट्रेचिंग और कितने बेंडिंग है, तो हम किससे निकालेंगे, n-1 से निकाल लेते हैं। स्ट्रेचिंग कितने हैं एटम्स इसमें, 4, 3 तो स्ट्रेचिंग होंगे, बेंडिंग 2n-4, 2 × 4 - 4, देखिए क्लियर है, 7 टोटल है, 3 हमारे स्ट्रेचिंग आ गए और 4 आ गए ये बेंडिंग वाइब्रेशन। इस तरह से हो गया। और कोई तो मॉलिक्यूल नहीं रह गया इसमें, मीथेन रह गया है। ऐसे ही करके आप कर सकते हैं आराम से, बस ये फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूलों से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है, नहीं पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन से एक बार चेक कर लेना क्या स्ट्रक्चर है इसकी। मीथेन भी देख लेते हैं एक बार। मीथेन की स्ट्रक्चर भी कैसी है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ही तो स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3n-6, तो 3 × एटम्स कितने हैं, 5, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, -6 कितने हुए वाइब्रेशन इसमें, 9 वाइब्रेशंस होंगे इसमें। और कितनी तरह के होंगे, मतलब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, n-1 से 5 - 1 4 तो होंगे इसमें स्ट्रेचिंग। ठीक है, और बेंडिंग कितने होंगे, 2n-5 से निकालेंगे, 2 × 5 - 5, 10 - 5 इज इक्वल टू 5। क्लियर है, 5 होंगे बेंडिंग और 4 होंगे इसमें स्ट्रेचिंग, 9 हो गया टोटल 9। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की आप जो है कितने वाइब्रेशन होंगे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में समझा वाइब्रेशंस कितनी तरह के होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक साथ हमने देखा था कि एक साथ एक मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, बेंडिंग भी हो सकते हैं, बट कैलकुलेशन रह गई थी उसमें। तो कैलकुलेशन आज हमने देखी, इसमें थ्योरी भी समझ ली इसकी कि फॉर्मूले कहाँ से आए, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी जो हमारे मॉलिक्यूल से हमने सॉल्व किया, ब्रीदिंग वाइब्रेशंस को समझा हमने। हाँ, एक चीज और रह गई है स्टूडेंट्स इसमें, जैसे मैंने बताया था वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर में अगर आपको वो लिख दे, ये है वाटर, कि इसकी वेपर स्टेट में बताओ, वेपर स्टेट में कितने इसमें वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वेपर में हो, सॉलिड लिखा हो, लिक्विड लिखा हो, H2O मॉलिक्यूल तो रहेगा ही वहाँ पे,
तो इसमें जिस तरह से आपको ये फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट करना है सेम वैसे ही करेंगे, वेपर या किसी स्टेट से उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई बार आ जाता है, एक बार आया था क्वेश्चन पेपर में, वेपर स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशंस होंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सेम फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे।